हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 10th की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का 3rd वीडियो रहेगा। इससे पहले मैं 2 वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मैक्सिमम चैप्टर जो है उसके बारे में आपको बताया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद ये जो लेक्चर है इसको देखें। तो आज ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेके आऊँगी। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है जिसका नाम है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ठीक है, ऐसी फीलिंग जो लोगों को, जिससे ये लग रहा था कि वो आपस में सभी क्या हैं, मिले जुले हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं सभी, एक दूसरे के कुछ ना कुछ लगते हैं। लगना इन द सेंस कि सभी लोग जो है वो आपस में मिलकर क्या कर रहे थे, फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इस टॉपिक के अंदर स्टार्टिंग में बाल गंगाधर की एक पिक्चर बनाई हुई है। ये बाल गंगाधर जी हैं। ठीक है, तो इनकी पिक्चर जो है वो प्रिंट की गई थी 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में। यहाँ पे इस पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, यही बताया हुआ है कि कैसे जो नेशन था वो लोगों के अंदर नेशन को लेकर लोगों के दिमाग में डाला गया कि उनको फ्रीडम चाहिए। ठीक है, डिफरेंट लोग जो थे वो डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते थे, डिफरेंट लैंग्वेज जो थे वो बोलते थे। तो उन सब लोगों के अंदर जो था वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप कीगी, कैसे लोगों को फ्रीडम जो था वो इंडिया के अंदर लाने के लिए बताया गया, कैसे लोगों को जो था वो बताया गया कि नेशनलिज्म जो है, राष्ट्रवाद जो है उनके लिए ज़रूरी है। अगर राष्ट्रवाद की फीलिंग्स उनके अंदर नहीं होंगी तो फ्रीडम जो है वो नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, अगर वो यूनाइट नहीं होंगे तब भी फ्रीडम जो है वो नहीं लाई जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को कैसे बताया गया। तो सेकंड पैराग्राफ में ये बताया हुआ है कि 3 तरीके से लोगों को बताया गया था। पहला जो था वो था यूनाइटेड स्ट्रगल, एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। दैट मीन्स कि जो कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस थी ना, जो फीलिंग्स थी कलेक्टिव बिलोंगिंग की, वो जो भी यूनाइटेड स्ट्रगल्स किए गए थे उसके थ्रू लोगों के अंदर जो थी वो नेशनलिज्म की भावना जो थी वो डाली गई थी। ठीक है, वो डिफरेंट मूवमेंट्स को लेके हों, हड़ताल्स को लेके हों, रैलीज को लेके हों, कोई भी चीज़ के थ्रू जो था वो लोगों को क्या किया गया था, यूनाइट किया गया था। तो उसी जब लोगों को यूनाइट किया गया था तो उनको बताया गया था, भाई देखो मिलजुल कर आप कितना कुछ कर सकते हो। उसके बाद जो था बहुत सारे कल्चर प्रोसेसेस जो थे इसके थ्रू जो है वो नेशनलिज्म को लोगों के दिमागों में डाला गया, लोगों के अंदर इमेजिनेशन जो थी वो क्रिएट की गई, इनकैलकुलेट की गई। कल्चर के थ्रू जैसे डिफरेंट आपकी संस्कृति होती है, डिफरेंट फंक्शन जो थे वो मिलजुल कर परफॉर्म किए जाते हैं। ईद होगी, दिवाली होगी, सिखिज्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका गुरुपुरब हो गया, और आपके ये जो होते हैं चर्च में जो भी मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इन सब को कैसे वो डिफरेंटली क्या करते हैं, मिलकर सभी डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग तो करते हैं सभी। ठीक है, जैसे सिखिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, मुस्लिम जो हो गए वो हो गए, उसके बाद क्रिश्चियनिज्म हो गया। ठीक है, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इन सब का धर्म अलग अलग है, सबके रिचुअल्स अलग अलग हैं, रीति रिवाज अलग अलग हैं, लेकिन सब क्या करते हैं, आपस में मिलजुल कर बनाते हैं। तो ये जो कुछ कल्चरल प्रोसेसेस के थ्रू भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को बनाया गया, डाला गया। फिर उसके बाद हिस्ट्री आ गई, फिक्शन, फोकलोर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स, इन सब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि नेशनलिज्म को क्या किया जा सके, बनाया जा सके। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोली की है। हिस्ट्री और फिक्शन, जैसे कि कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती हैं, हिस्ट्री सबकी सेम रही है। इंडिया के अंदर जितने भी लोग थे उनके लिए हिस्ट्री सेम रही है। जैसे मुगल्स आए, ठीक है, साउथ वाली साइड जो थे चोलाज आए, पालकाज आए, सतवाहनाज आए। ठीक है, ये सारे पल्लवाज आए, ये सारे जो था वो ये साउथ वाली साइड थे। और नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जैसे मुगल्स आ गए, उसके बाद अशोका आया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जो थे, इन सब ने रूल किया। तो ये हिस्ट्री फिक्शन जो थे, ये लोगों के जो सॉन्ग्स वगैरह थे, फोकलोर जो कहानी वगैरह बनाई जाती थी, प्रिंट और सिंबल थे, इन सब ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि लोगों के अंदर जो था वो नेशनलिज्म की भावना को क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके। देन उसके बाद देखिए नेशन की आइडेंटिटी को कैसे सिंबलाइज किया जाता है, फिगर या इमेज के थ्रू। यहाँ पे ये बताया, जैसे आपने चैप्टर 1 में, जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें मैंने आपको एक पिक्चर के बारे में बताया था, जर्मानिया की पिक्चर के बारे में बताया था कि कैसे जर्मानिया की पिक्चर को बनाया गया, प्रिंट किया गया, और उसके थ्रू जो था वो उसका एक नेशनल सिंबल था वो यूरोप का। ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिज्म जो थे, सॉरी नेशन जो थे वो डिफरेंट सिंबल्स का यूज़ करते थे। जैसे जर्मानिया का यूज़ किया गया ताकि जर्मानिया जो था वो बताया गया कि भाई ब्रेवरी का वो सिंबल है। ठीक है, इन सब के बारे में बताया। वैसे ही इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को जब लाया गया तब वहाँ पे भी पिक्चर और फिगर्स का, इमेजेस का यूज़ किया गया।
इसकी वजह से लोगों के दिमाग में जो था वो नेशन के प्रति जो था वो मतलब एक जो है फीलिंग जो है इमेजिनेशन जो है वो लोगों के अंदर डाली जाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ 20th सेंचुरी के अंदर नेशनलिज्म जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे इंडिया जो था वो एक विजुअलाइज नेशन बनता गया विद द हेल्प ऑफ भारत माता इमेज। एक भारत माता की इमेज जो थी वो प्रिंट की गई बनाई गई, जिसकी वजह से लोगों को बताया गया कि भाई ये आपकी माता की इमेज है। इन पिक्चर्स के थ्रू, इन फोक सॉन्ग्स के थ्रू, इन फोकलोर्स के थ्रू लोगों के अंदर भावना जो थी, फीलिंग जो थी नेशनलिज्म को लेके वो जागरूक की जा रही थी। ये भारत माता की जो पिक्चर है ये देखिए आप, पूरा यहाँ पे बनाया हुआ है। ये अबिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के ब्रदर थे। 1905 में उन्होंने इस पिक्चर को बनाया था। नोटिस दैट द मदर फिगर हेयर इज शोन एज डिस्पेंसिंग लर्निंग। ये जो पिक्चर यहाँ पे बनाई गई है ना, इस पर क्या है, लर्निंग, फूड एंड क्लॉथिंग के यूज़ करके बनाई गई थी। ठीक है, माला उन्होंने एक हाथ में पकड़ी हुई है जो कि एशियाटिक क्वालिटी को एम्फोसाइज कर रही है। अबिंद्रनाथ टैगोर लाइक रवि वर्मा बिफोर हिम ट्राई टू डेवलप अ स्टाइल ऑफ पेंटिंग दैट कुड बी सीन एज ट्रूली इंडिया। ठीक है, रवि वर्मा ने, अबिंद्रनाथ टैगोर से पहले रवि वर्मा ने क्या किया था, एक पिक्चर को बनाया था जो कि क्या है, इंडियन, वो भी पूरी तरह से इंडियन मतलब इंडिया की इंडिया को ही रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बताया कि उन्होंने क्या किया था, वंदे मातरम जो था उसको लिखा था 1870s में उन्होंने लिखा, और उन्होंने अपनी बुक जो थी अनंत माथ में उन्होंने इसको क्या किया था, बनाया था। ठीक है, राष्ट्रगीत है आपका। उसके बाद क्या है, स्वदेशी मूवमेंट जब जैसे जैसे चलने लगी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल के अंदर चलाई गई थी, मैंने आपको बताया था इसके बारे में भी, जिसमें क्या था, पूरी फॉरेन चीज़ों को क्या किया जाता है, बाइकआउट कर दिया गया था स्वदेशी मूवमेंट्स के थ्रू। जितनी भी बाइकआउट फॉरेन चीज़ें थी उनको बाइकआउट करने को बोला गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने भारत माता की इमेज को बनाया। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एशियाटिक फिगर, शी इज काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, यानी कि इस पिक्चर के थ्रू लोगों को बताया गया कि भाई आपने क्या है, ज़्यादा वायलेंट नहीं होना है, आपने अपनी फ्रीडम तो पानी है, लेकिन आपने फ्रीडम जो है वो किस तरह से लेनी है, इस तरह से लेनी है कि ताकि आप किसी का नुकसान भी ना कर सको। ठीक है, फिर उसके बाद जो है भारत माता की इमेज के बाद और भी बहुत सारे पॉपुलर प्रिंट जो था, पैम्पलेट जो थे, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों को पेंट किया, लोगों को उन पेंटिंग्स को दिखाया और लोगों को बताया कि भाई अब देखो इन सब चीज़ों को देखो, ये सब चीज़ें जो है ये आपकी ट्रेडिशन से रिलेटेड हैं, आपको क्या करना है, अपने देश के अंदर आज़ादी को लाना है। देन उसके बाद क्या है, नेशनलिज्म का जो आइडिया था ना उसको डेवलप किया गया। जैसे जैसे मूवमेंट्स चलती गई वैसे वैसे नेशनलिज्म के आइडिया को भी डेवलप करते गए। देन उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी के, यानी कि 19th सेंचुरी के एंड में इंडिया के अंदर बहुत सारे फोक सॉन्ग्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के द्वारा, यानी कि लीडर्स के द्वारा गाए जाने लगे, लेजेंड्स के द्वारा गाए जाने लगे। अब क्या था, लोग क्या कर रहे थे, मतलब अलग अलग गाँव में टूर करते थे और वहाँ पे जाके ऐसे ऐसे मतलब स्लोगन्स नहीं बोल सकते आप, गाने गाते थे, देशभक्ति के गाने गाते थे, नारे लगाते थे, और लोगों को इन गाने और इन देशभक्ति नारों के थ्रू जो था वो अपने देश के लिए उनके देश के प्रति फीलिंग्स को जागरूक करते थे। उनका ये मानना था कि ये हमारे देश के अंदर ट्रेडिशनल कल्चर है, क्योंकि इंडियन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने ट्रेडिशन को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। इसीलिए वो क्या करते थे, जो लेजेंड्स थे, जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। जैसे ये पिक्चर्स होगी, इमेजेस होंगी, सॉन्ग्स होंगे, फोकलोर्स होंगे, इन सब का यूज़ कर रहे थे ताकि लोगों के अंदर जो था वो डिफरेंट डिफरेंट भावनाओं को जगाया जा सके, और लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों को सुनकर क्या करें, नेशनलिस्ट के प्रति, नेशन के प्रति जो है वो अपना योगदान दे, पार्टिसिपेट करें, और हमारी देश के अंदर फ्रीडम को या जो है वो जल्द से जल्द लाया जा सके। लोगों को कलेक्ट किया जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था, ताकि लोग इकट्ठे हों और उनको ऐसा ना लगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। यानी कि अगर हिंदूज़ हैं, क्योंकि जैसे इंडिया जो था वो हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी थी स्टार्टिंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंदू जो थे यहाँ पे देखने को मिलते थे, तो दूसरे लोगों को ये ना लगे, दूसरी जात के लोगों को या दूसरे रिलीजन के लोगों को ये ना लगे कि भाई सिर्फ यहाँ पे इंडियंस को ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। इसलिए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो थी इसको लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अपनी फ्रीडम को पाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, मद्रास के अंदर नितेशा शास्त्री जो थे उन्होंने एक मैसी 4 वॉल्यूम कलेक्शन जो थी तमिल फोक टेल्स की उनको पब्लिश किया। ठीक है, फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया जो नाम दिया ना उनको, कौन सी जो भी उन्होंने बुक पब्लिश की थी उसको नाम क्या दिया था, फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। इसके अंदर उन्होंने इस बुक को 4 वॉल्यूम्स में उन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया था। उनका ये मानना था कि ये जो फोकलोर है ना ये नेशनल लिटरेचर है, और ये क्या है, इतने ट्रस्टवर्दी हैं, इतने विश्वास नायक हैं कि ये क्या करेंगे, लोगों के थॉट्स को, लोगों के अंदर भावना को ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है,
जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप होते गई, नेशनल लीडर जो थे वो बहुत ज़्यादा अवेयर होते गए कि भाई ये जो आइकन्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, आइकन जैसे रोल मॉडल वगैरह हो गए, ये क्या करेंगे, लोगों को यूनिफाई करेंगे और लोगों के अंदर फीलिंग, नेशनलिज्म की फीलिंग को लाने में उनको इंस्पायर करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जो स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल के अंदर चलाई गई थी, वहाँ पर एक ट्राई कलर फ्लैग जो था, ट्राई कलर यानी कि तिरंगा फ्लैग जो था, जिसमें रेड, ग्रीन एंड येलो कलर जो था उसको, उसके साथ उसको डिज़ाइन किया गया था। उस तिरंगे के अंदर 8 लोटसेस जो थे वो भी बनाए गए थे, और वो 8 लोटसेस जो थे वो 8 प्रोविंसेस जो थे उनको क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। और वो 8 प्रोविंसेस जो थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। जैसे आपको पता है मद्रास था, बॉम्बे था, बंगाल था, आगरा था, और भी बहुत सारे 4 प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ठीक है, तो वो जो 8 लोटसेस थे ना उस फ्लैग के अंदर, वो 8 लोटस जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे 8 प्रोविंसेस को। और उस फ्लैग के अंदर, उस ट्राई कलर फ्लैग के अंदर एक क्रिसेंट मून था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था हिंदूज और मुस्लिम को। फिर क्या हुआ, 1921 में गांधी जी जो थे उन्होंने भी स्वराज फ्लैग जो था उसको डिज़ाइन किया। स्वराज का मतलब होता है, जैसे स का मतलब हो गया आई और राज का मतलब हो गया रूल। ठीक है, यानी कि मैं रूल करूँगा, हम रूल करेंगे, हमारा स्वराज होगा, हमारा रूल होगा, हमारा शासन होगा। तो यहाँ पे ये बोला कि गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग जो था उसको डिज़ाइन किया, और वो स्वराज फ्लैग जो था उसका भी ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। अभी जो हमारा फ्लैग है उसका क्या कलर है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन, और बीच में अशोक का चक्र है। तो लेकिन जो गांधी जी ने स्वराज फ्लैग जो था वो जो डिज़ाइन किया था उसमें कौन कौन सा कलर था, रेड, ग्रीन एंड वाइट। और उसमें एक स्पिनिंग व्हील था, सेंटर में उसके स्पिनिंग व्हील था। ठीक है, एक चरखा जो था वो उसके अंदर बनाया गया था, और वो चरखा जो था वो सेल्फ हेल्प को, गांधीयन आइडल जो था उसका सेल्फ हेल्प का उसको इंडिकेट कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी कि खुद की मदद करना। कैरिंग द फ्लैग इन होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब डिफरेंट हड़ताल्स वगैरह की जाती थी, मार्चेस वगैरह जो की जाती थी, उसमें उस फ्लैग को लिया जाता था, उसको पकड़ा जाता था, और वो फ्लैग जो था वो किसका सिंबल था, किसका निशान था, डिफाइंस का। डिफाइंस का मतलब होता है डिफे करना, ललकारना, यानी कि ब्रिटिशर्स को बताया जाता था कि हम आपकी किसी भी बात को नहीं मानेंगे, हम आपको ललकारते हैं, आपको हमारा देश छोड़ के जाना होगा। यही सारी चीज़ें जो थी वो उस फ्लैग के थ्रू उन लोगों को बताना चाहते थे। दूसरा मतलब ये था नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने का, वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री को दोबारा से री इंटरप्रिटेट किया जाए। यानी कि जैसे लोगों को बताया जाता था कि यहाँ पे डिफरेंट लोग जो थे यहाँ आके रूल करते थे। क्यों रूल करते थे, क्योंकि इंडिया जो था एक बहुत अमीर कंट्री थी। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड की अगर हम बात करें, उन वर्ल्ड में से इंडिया जो था सबसे ज़्यादा अमीर कंट्री वाला देश था, और यहाँ पे इसको सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। तभी बाहर के लोग जो थे वो यहाँ आते थे और क्या करते थे, हमारे यहाँ से सामान लेके बाहर लेके इंपोर्ट करते थे। लोगों को मतलब ये बताया गया कि भाई ये बहुत अच्छा देश था, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, हम बहुत ही डेवलप थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स बोलते थे आप लोग बैकवर्ड हो, पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स को ला रहे थे, जो ये लीडर्स थे, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, ये लोगों के मन में ये फीलिंग्स को ला रहे थे कि भाई ये देश बहुत ज़्यादा बैकवर्ड नहीं था, ये देश जो था वो क्या है, फॉरवर्ड था। यहाँ के लोग जो थे वो बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही समझदार थे। ये आपको पता होगा, यहाँ पे ज़ीरो का भी आविष्कार यहाँ पे हुआ था, चाहे आप कोई माने या ना माने, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो ज़ीरो का आविष्कार जो था आर्यभट्ट ने यहाँ पे किया था। उसके बाद आर्ट और आर्किटेक्चर जो था यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, जैसे अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करो, अजंता एंड अलोरा केव्स के बारे में आपको पता होगा कि वो बहुत ही अच्छा वहाँ पे स्पेसिफिकेशन वहाँ पे की गई है। ठीक है, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी यूज़ किया गया, उसके बारे में भी लोगों को बताया गया। ठीक है, यहाँ पे लॉ फिलॉसफी के बारे में, कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स के बारे में बताया कि ज़ीरो का आविष्कार यहाँ पे हुआ था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि अजंता और अलोरा केव की बात करोगे तो वहाँ का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हमारे इंडिया के अंदर ही हुई थी। ठीक है, यही री इंटरप्रिटेशन करने का मतलब क्या था कि पहले के समय पर जो हमारा इंडिया था, ब्रिटिशर से आने के पहले के जो समय था हमारे इंडिया का, जब यहाँ पर कोई भी लूटपाट नहीं हो रही थी, जो समय हमारा पहले का था, वह उन सभी हिस्ट्री को क्रिएट किया गया, वापस से लोगों को बताया गया कि हमारा देश जो था वो बहुत महान था। इस देश को सोने की चिड़िया बोला गया है। हमारा देश जब कॉलोनीलाइज्ड हुआ उससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें जो थी, ग्लोरियस टाइम था हमारा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पिछड़े हुए नहीं हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग इकट्ठे होके कुछ भी कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें जो थी जब ये लोगों के अंदर डाली कि लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाया गया कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग भी जो थी वो जागरूक होने लगी, और लोग जो थे वो इकट्ठे होकर फ्रीडम के लिए लड़ने लगे।
ये एक प्राइड की बात थी इंडिया के लोगों के लिए, ठीक है। ये जो एफर्ट्स थे ना, ये लोगों को यूनिफाई तो कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि जैसे कि अगर आप पास्ट की बात करो तो हिंदू जो था वो बहुत ग्लोरीफाइड था, यानी कि मैंने आपको बोला ना, इंडिया के अंदर हिंदुज़म जो था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट था, ठीक है। हिंदू कैटेगरी के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे। जैसे ये इमेजेस वगैरह क्रिएट की जाती थी, इनको बनाया जाता था, तो इसमें हिंदू आइकनग्राफी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जिससे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे ना, वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे। उनको लगने लगा कि भाई यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है, हिंदूज़ को दी जा रही है, हमें तो कोई महत्व दिया ही नहीं जा रहा। जिसकी वजह से ये जो यूनिफाई कर रहे थे, ये जो एफर्ट्स लगाए जा रहे थे लोगों को यूनिफाई करने के, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो चुकी थी। अब यहाँ पे कंक्लूजन बताया गया है, तो कंक्लूजन में क्या बताया गया कि ये जो एंगर, ये जो गुस्सा था ना कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसने क्या किया, बहुत सारे इंडियन क्लासेस के डिफरेंट ग्रुप्स को इकट्ठा लाया। कैसे लाया? डिफरेंट स्ट्रगल जो की जा रही थी 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, यानी कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में फ्रीडम को लेके जो डिफरेंट स्ट्रगल्स की जा रही थी डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडियन पीपल, उसकी वजह से जो मतलब उनको गुस्सा था कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर। क्यों गुस्सा था? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी वो उनके ऊपर रूल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारा शासन जो है वो इंडिया के ऊपर बना रहे, ठीक है, बरकरार रहे। तो इस चीज़ से जो इंडियंस थे वो चाहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या है, हमें अपना स्वराज चाहिए, हम यहाँ पे खुद रूल करने चाहिए, हमारे ऊपर किसी का भी शासन नहीं होना चाहिए। इसीलिए इंडियन पीपल्स ने क्या करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया फ्रीडम को लेके। जो कांग्रेस के जो लीडरशिप थे, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी हो गए, उन्होंने ये कोशिश की कि वो लोगों की ग्रीवेंसेस को जाने, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि इंडिपेंडेंस जो है वो जल्द से जल्द अचीव की जा सके। ऐसी मूवमेंट्स के थ्रू जो नेशनलिस्ट जो मूवमेंट्स ऐसे ला रहे थे, नेशनलिस्ट वो लोग थे जो क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर मूवमेंट्स ला रहे थे ताकि इंडिया को आज़ाद करवाया जा सके, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट्स के थ्रू नेशनलिस्ट क्या कर रहे थे, एक नेशनल यूनिटी बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर यूनिटी हो, लोग जो हैं वो यूनाइटेड हों, और जब सभी लोग इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, हम लोग जो हैं वो आज़ादी को जल्द से जल्द पाएंगे। जैसे आपको मैंने इससे पीछे वाला जो आपका था टूवर्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया जो आपके ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, रिच पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, वुमेन्स थी, ठीक है, बिजनेस क्लास थी, ये क्या कर रहे थे, ये डिफरेंटली पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट्स के अंदर। इनका अलग अलग मोटिव था। अगर ये सारे मोटिव इनका अलग अलग था, लेकिन सब क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, ठीक है। चाहे उनका इंटरेस्ट कोई भी रहा हो, किसी भी चीज़ के लिए वो उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, लेकिन मेन मोटिव यही था कि वो उन सबसे आज़ादी चाहते थे। तो यही चीज़ है कि महात्मा गांधी ने क्या किया, लोगों के दुखों को सुना और लोगों को क्या बोला कि भाई हम क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे ताकि हमें इन लोगों से, इस कॉलोनियल रूल से क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके। लेकिन क्या हुआ, वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई ना कि बहुत सारे लोग जो थे वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एस्पिरेशन और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी उनकी इन मूवमेंट्स को ज्वाइन करने की, पार्टिसिपेट करने की। जैसे जैसे उनके ग्रीवेंसेस के बारे में गांधी जी सुनते गए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वही जो भी रही हो, एस्पिरेशन जो भी रही हो, मेन मोटिव था कि उनको कॉलोनियल रूल से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। जो कांग्रेस जो थी कॉन्टीन्यूसली वो क्या कर रही थी, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी और लोगों की उनकी डिमांड्स के बारे में बता रही थी कि भाई क्या है, आपकी डिमांड्स को पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन वो डिमांड जो है वो अकेली नहीं पूरी की जाएगी। यानी कि जैसे कोई बोल रहा है कि भाई जैसे नो रेंट, जैसे पुअर पीजेंट्स ने बोला हमें नो रेंट, यानी कि हम कोई भी रेंट जो है वो पे नहीं करेंगे, ऐसी डिमांड्स को नहीं पूरा किया जाएगा। वो डिमांड्स पूरी की जाएंगी जो सभी के हित के लिए क्या हों, बेनिफिशली हों, ठीक है। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम में मूवमेंट जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाने लगी। कांग्रेस जो था वो बहुत ज़्यादा एक एक्टिव रोल उसका रहा लोगों को यूनिफाई करने में, नेशनलिस्ट यूनिटी लाने में, और बहुत सारी लोगों के जो इनर कन्फ्लिक्ट जो थे, लोगों के बीच में आपसी जो कन्फ्लिक्ट जो चल रहे थे, लड़ाई झगड़े जो चल रहे थे, उनको रिजॉल्व किया गया। दूसरे शब्दों में ये बोलें कि व्हाट वाज इमर्जिंग वाज अ नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। कोई भी रीज़न रहा हो, किसी भी रीज़न से किसी भी पार्टी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया होगा मूवमेंट के अंदर, मेन मोटिव उनका यही रहा था कि उनको कॉलोनियल रूल से क्या चाहिए थी, आज़ादी चाहिए थी, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। लास्ट पार्ट जो था उसका वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इससे स्टार्टिंग जो 2 वीडियोस रही हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आई होंगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ठीक है। आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस जो है वो लेके आती रहूँ। और अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहाँ मैं आपके डाउट्स देख के क्लियर कर दूँगी आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी वो क्वेश्चन आंसर्स पे आएगी। यहाँ तक जो था ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो कोई भी डाउट अगर होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।